हम बात करने वाले हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। माइक्रोब्स कुछ ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो ह्यूमन बेनिफिट के लिए ह्यूमन बेनिफिट में होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सीवेज का ट्रीटमेंट करवाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ने से पहले हमें सीवेज के बारे में पता होना चाहिए कि सीवेज एक्चुअल में है क्या। सीवेज एक्चुअल में डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को बोलते हैं। जो हमारे घरों से निकलने वाला गंदा पानी, वेस्ट वाटर निकलता है, उसको बोलते हैं सीवेज। सीवेज के अंदर में कई तरह की पॉल्यूटेंट या कई तरह की गंदगी प्रेजेंट होती है, जैसे कि इसमें सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट होते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड्स जैसे पेपर हो गया, छोटे पॉलिथीन हो गए, है ना, ये सारे सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं। इसके अलावा किचन वेस्ट, जो हमारे किचन से निकलने वाला वेस्ट है, फूड की फॉर्म में जो बचा हुआ खाना है, वेजिटेबल पील्स हैं, तो ये सारी चीज़ें भी किचन वेस्ट में काउंट हो जाती हैं। किचन वेस्ट के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट वेस्ट जो सीवेज में प्रेजेंट होता है, दैट इज ह्यूमन वेस्ट। ह्यूमन वेस्ट जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड यूरिन, मतलब टॉयलेट वेस्ट जिसको हम बोल सकते हैं, ये प्रेजेंट होता है। तो सीवेज के अंदर में डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में कई तरह के वेस्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन वेस्ट, टॉयलेट वेस्ट। अब बात करने वाले हैं इस डोमेस्टिक वेस्ट वाटर का एक्चुअल में होता क्या है। जो भी गंदा पानी हमारे शहरों में निकलता है वो कहीं ना कहीं नालियों से होता हुआ या सीवेज पाइप से होता हुआ अल्टीमेटली कहाँ पे जाता है, रिवर्स में। जो हमारे आसपास शहरों के रिवर्स होंगी वहां पर जाकर उन वाटर में फॉल करता है। अब वहां पे अगर डायरेक्टली हम सीवेज को पोर कर देंगे तो जो रिवर होगी वो पॉल्यूट हो जाएगी, और रिवर को पॉल्यूशन से बचाने के लिए हमें पहले सीवेज को ट्रीट करना पड़ेगा। अब सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है। ये एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, बड़े बड़े सेटअप्स होते हैं, जिनके अंदर हम सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं, सीवेज का पॉल्यूशन पोटेंशियल कम करते हैं, ताकि इसके अंदर में जो पॉल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स हैं उनको रिमूव किया जा सके या कम से कम किया जा सके। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर भी कई तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि हम अलग अलग टाइप के वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर सकें। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो टोटल टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं वो 3 लेयर्स में ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर हम एसटीपी की बात करें तो 3 लेयर्स में ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ये फिजिकल ट्रीटमेंट होता है। फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। इस फिजिकल ट्रीटमेंट में होता क्या है, इस फिजिकल ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन का यूज़ किया जाता है। फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जालियों की मदद से जो सस्पेंडेड सॉलिड है उसको कैच कर लेंगे। अगर एक बहते हुए पानी में आप एक जाली लगा दोगे एक पर्टिकुलर साइज़ की, तो जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड हैं वो उस जाली में टैप हो जाएंगे, तो वो आगे मूव नहीं कर पाते। तो हम फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन की मदद से सस्पेंडेड सॉलिड को बाहर निकाला जाता है। जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं इनको रिमूव किया जाता है। दूसरा जो ट्रीटमेंट है दैट इज सेडिमेंटेशन। जो दूसरा ट्रीटमेंट हम परफॉर्म करेंगे दैट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब है कि हम सेटल होने देते हैं जितने भी छोटे छोटे डर्ट, डस्ट या पेबल्स हैं, कंकड़ पत्थर, धूल मिट्टी सीवेज के अंदर में प्रेजेंट है, उसको हम सीवेज को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे एक पर्टिकुलर टैंक में, और उस टैंक में जितने भी डस्ट है, डर्ट है और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है वो धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं, टाइम के साथ ग्रेविटी के साथ नीचे जा करके बैठ जाते हैं। इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन की मदद से हम स्मॉल पेबल्स, जो छोटे छोटे पेबल्स होते हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, डस्ट को रिमूव कर सकते हैं, डर्ट को रिमूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सेडिमेंटेशन के थ्रू ईजिली रिमूव की जा सकती हैं। ये हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट। अगर आप ध्यान से देखो तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने जाली लगा करके फिल्ट्रेशन किया है और सेडिमेंटेशन किया, ना तो किसी केमिकल का इस्तेमाल किया है, ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी यहाँ पर नहीं किया गया। जो दूसरे तरह का ट्रीटमेंट होता है, दूसरे लेयर का ट्रीटमेंट होता है, दैट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा माइक्रोब्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हम इसी ट्रीटमेंट के दौरान करने वाले हैं। जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। इसको हम
बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। अब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसलिए क्योंकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान हम एरोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक फंजाई का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। वो भी किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म? एरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है प्लस एरोबिक फंजाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो एरोबिक बैक्टीरिया प्लस एरोबिक फंजाई का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। एरोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक फंजाई करते क्या हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट करने वाले हैं? देखो, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, सीवेज के अंदर में एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऑर्गेनिक वेस्ट का होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट को निकालने के लिए, मान लो हमारे पास में यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट है, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए इसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसको डाइजेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म आएंगे, एरोबिक माइक्रोब्स आएंगे। एरोबिक माइक्रोब्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको एरोबिकली ब्रेक डाउन कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देते हैं CO2 में, जो कि एक गैस है और गैस इजीली रिमूव हो जाएगी वाटर से। ठीक है, तो इस तरह से जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट यहाँ पर प्रेजेंट था वो एरोबिक माइक्रोब्स की प्रेजेंस में इजीली सीवेज से निकाला जा सकता है। एरोबिक माइक्रोब्स इसके हेल्प करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट को एक और नाम दिया जाता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसीलिए इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या फिर बायोकेमिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का मकसद क्या है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट का मकसद है जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको रिड्यूस करना। पर किसी भी वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक वेस्ट रिमूव हो रहा है, किस रेट पे रिमूव हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर के अंदर अभी भी बचा हुआ है, ये सब हम किससे कैलकुलेट करते हैं? ये सब कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, शॉर्ट फॉर्म में इसको BOD बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक वेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो पैरामीटर है दैट इज BOD। इस BOD पैरामीटर का फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको दूसरी भाषा में हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोल सकते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है क्या, वो हम एक बार समझेंगे। पहले हम एक डायग्राम की फॉर्म में समझते हैं। मान लो हमारे पास 1 लीटर वाटर है, यहाँ पे 1 लीटर वाटर है, जिस वाटर के अंदर में ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है, कुछ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इसके अंदर में प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक वेस्ट को हमने ये येलो कलर से ड्रॉ कर दिया। अब इसको ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करने के लिए हमने इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक कंडीशन में एरोबिक माइक्रोब से डाइजेशन करवाया। जितने भी एरोबिक माइक्रोब्स हैं उसकी मदद से इनका डाइजेशन करवाया। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको डाइजेस्ट करवाएंगे तो जितना भी ये ऑर्गेनिक मैटर है वो CO2 की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। वो किस फॉर्म में रिमूव हो जाएगा? वो CO2 की फॉर्म में इजिली रिमूव हो जाएगा और जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। अब इस बैक्टीरिया को या फिर एरोबिक माइक्रोब्स को टोटल कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है जिससे कि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर इस 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट है वो सारा का सारा क्लियर हो जाए, सारा का सारा CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाए। इसी ऑक्सीजन की क्वांटिटी को बोलते हैं BOD। तो अगर हम एक लाइन में इसकी डेफिनेशन बनाएं तो वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो कोई एरोबिक माइक्रोब्स को, एरोबिक बैक्टीरिया को ज़रूरत पड़ती है ताकि वो 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट सारे के सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करके CO2 में कन्वर्ट कर सके, उसको ख़त्म कर सके। लाइन वाइज अगर डेफिनेशन देखें, लिखने में आए तो हमारे पास में BOD की डेफिनेशन आती है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय एरोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक माइक्रोब्स टू completely digest the organic waste present in 1 liter of water। इसी क्वांटिटी को, इसी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को क्या बुलाया जाता है? BOD। अच्छा, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा उतना ज़्यादा BOD होगा, और जितना ज़्यादा BOD होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कि जब एक वाटर का BOD ज़्यादा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट
तो ज़्यादा बीओडी मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट, और कम बीओडी मतलब कम ऑर्गेनिक वेस्ट एक वाटर में प्रेजेंट होता है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का काम ही यही होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान हम लगातार वाटर का बीओडी चेक करते हैं, सीवेज का बीओडी चेक करते हैं कि उसका बीओडी इतना कम हो जाए ताकि उसका पॉल्यूशन पोटेंशियल ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसके अंदर में रिड्यूस किया जा सके। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमारा जो मेन टारगेट है वो बीओडी को कम करना, बीओडी को रिड्यूस करना होता है। लास्ट आता है टारगेट हमारे पास टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट, अगर हम टर्शरी ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो टर्शरी ट्रीटमेंट केमिकल ट्रीटमेंट को बोला जाता है। जो हमारे पास में केमिकल ट्रीटमेंट है उसको हम टर्शरी ट्रीटमेंट कह करके बुलाते हैं। टर्शरी ट्रीटमेंट के दौरान वाटर में से केमिकल्स की मदद से उसको ट्रीट किया जाता है। जैसे कि हम बात करें, क्लोरीन की मदद से उसको ट्रीट किया जाता है, ओजोन की मदद से उसको ट्रीट किया जाता है, या यूवी रेज की मदद से उसमें माइक्रोब्स और हार्मफुल पैथोजन को किल किया जाता है। तो यहाँ पे केमिकल मेथड्स का इस्तेमाल करके वाटर को प्योरीफाई किया जाता है। ये जो टर्शरी ट्रीटमेंट है ये हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमें तभी ज़रूरत पड़ती है जब जो हमारा फाइनल वाटर रिलीज़ है, जो सीवेज ट्रीटमेंट से वाटर निकलने वाला है, अगर वो डायरेक्ट ह्यूमन कांटेक्ट में आने वाला है, अगर वो किसी ऐसी जगह पर रिलीज़ होने वाला है जो कि डायरेक्ट ह्यूमन कांटेक्ट में वो पानी आ सकता है, तभी सिर्फ टर्शरी ट्रीटमेंट चलाया जाता है। अदरवाइज अगर किसी नदी में उसको छोड़ना है, पानी को किसी वाटर बॉडी में छोड़ना है, तो वाटर बॉडी के पास में अपनी खुद की एक क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है। समय के साथ जो रिवर्स होती हैं, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, उनका एक इकोसिस्टम होता है जो अपने आप को खुद भी वो साफ़ कर लेती हैं। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद पानी को ईजिली रिवर्स में या वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ किया जा सकता है। टर्शरी ट्रीटमेंट, ज़रूरी ट्रीटमेंट या फिर कंपल्सरी ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं किया जाता। अब ये इनको एक डायग्राम की फॉर्म में समझते हैं। पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एक डायग्राम की फॉर्म में हम बात करेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। इसके लिए हमें कुछ टैंक्स बनाने पड़ेंगे और कुछ इनलेट्स बनानी पड़ेंगी। हम एक नए पेज पे बना लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिलेगा। ठीक है, ये एक सीवेज ट्रीटमेंट का फ्लो है। अब वाटर कैसे फ्लो करेगा, सीवेज कैसे फ्लो करेगा, वो हम समझते हैं। यहां से आता है सबसे पहले सीवेज। जो सीवेज आता है वो इस डायरेक्शन से आ रहा है, लेफ्ट से। पहले हम इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट में भी जो सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है वो है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का मतलब होता है हम जालियों का इस्तेमाल करते हैं। उन जालियों की मदद से जो फ्लोइंग वाटर है उसमें सस्पेंडेड सॉलिड, जो बॉटल्स हैं, पेपर हैं, क्लोथ के टुकड़े हैं, ये सारी जो पानी के अंदर में मिलते हैं, सीवेज में मिलते हैं, वो सारे यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने कई सारी जालियां बनाई हैं, एक लाइन नहीं बनाई है। हर एक लाइन एक पर्टिकुलर जाली को रिप्रेजेंट कर रही है। हमने यहाँ पे कई सारी जालियां बनाई हैं। ये जो जालियां होती हैं इनका साइज कॉन्टिन्यूसली छोटा होता जाएगा। पहले हम बड़ी जाली यूज़ करेंगे, फिर छोटी जाली यूज़ करेंगे, फिर उससे छोटी डायमीटर की जाली यूज़ करेंगे, जिससे कि ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। हम सिर्फ एक जाली का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम मल्टीपल जालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हर जाली का साइज कॉन्टिन्यूसली लगातार आगे जाकर के छोटा होता जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मेन काम हमने पहले ही बता दिया है, सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करना है। एक बार सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद में हमें सीवेज को डालना होता है इस सेडिमेंटेशन टैंक में। ये जो टैंक है इसको बोला जाता है सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक का मतलब होता है सेटल डाउन होना। सेडिमेंटेशन का मतलब ही है कि टाइम के बेसिस पे ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, ग्रेविटी के किसी भी चीज़ को नीचे पुल करती है। तो अगर हम सीवेज को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, इस टैंक में छोड़ देंगे और कुछ टाइम के लिए इसको अनडिस्टर्ब्ड, इसको बिना छेड़े ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ग्रेविटी की मदद से जितने भी पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे इस सीवेज के अंदर, वो नीचे सेटल हो जाएंगे। और नीचे सेटल होने के बाद में जो सेटल्ड पोर्शन होता है इसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। ये जो सेटल्ड पोर्शन है, ये जो नीचे सेटल हो चुका है, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। ये वो इस प्राइमरी स्लज के अंदर में क्या क्या रिमूव होने वाला है? स्मॉल पेबल्स, छोटे मोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं, स्मॉल पेबल्स, वो रिलीज हो जाते हैं।
डर्ट रिलीज हो जाती है, जो धूल मिट्टी होती है, डस्ट जो होती है वो रिमूव हो जाती है, जो धूल मिट्टी होगी, छोटे मोटे कंकड़ पत्थर, वो प्राइम सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। जो ऊपर बचा हुआ पानी है उसको बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। ये बचा हुआ पानी जो है दिस इज प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी इफ्लुएंट को नेक्स्ट टैंक के अंदर में डाल दिया जाता है। जो नेक्स्ट टैंक है इसका नाम है एरिएशन टैंक। ये जो नेक्स्ट टैंक है इसको बोलते हैं एरिएशन टैंक। याद रखना, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और ये सेडिमेंटेशन टैंक, ये दोनों प्राइमरी फिल्ट्रेशन में, प्राइमरी ट्रीटमेंट में काउंट किए जाते हैं। इसके बाद से हमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना है, मतलब ये जो इसके बाद है, इसके बाद हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। एरिएशन टैंक का मतलब है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम एरोबिक माइक्रोब्स का इस्तेमाल करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करेंगे, एरोबिक फंजाई का इस्तेमाल करेंगे, और एरोबिक माइक्रोब्स का यूज़ करके जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको एरोबिकली डाइजेस्ट करेंगे, ताकि ऑर्गेनिक वेस्ट को कम किया जा सके, बीओडी को रिड्यूस किया जा सके। इसके मिक्सिंग के लिए भाई हमारे पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की जो पहुंच है वो पूरे सॉल्यूशन में, पूरे सीवेज में बराबर जाए, उसके लिए यहाँ पर एक रोटेटर लगाया जाता है, एक रोटर लगाया जाता है। तो ये क्या है? एक रोटर। रोटर का काम होता है तेजी से 360 रोटेट करना, और रोटेट करते हुए ये इवन मिक्सिंग करवाता है सॉल्यूशन की, और गैस जो ऑक्सीजन की इवन मिक्सिंग करवाता है, ताकि हर जगह पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस पहुंचाया जा सके। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको रोटेट करते हैं तो कई सारे ऑर्गेनिक बैक्टीरिया डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। इस सीवेज के अंदर में क्या डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनिक एरोबिक बैक्टीरिया, तो इस सीवेज के अंदर बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया डेवलप करना स्टार्ट कर जाते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया के साथ में यहाँ पे जो फंगल फिलामेंट्स हैं, एरोबिक फंजाई, वो भी अपना माइसीलियम बना लेता है। जब भी फंजाई ग्रो करता है तो वो एक नेटवर्क की फॉर्म में या फिर जाल की फॉर्म में ग्रो करता है, जिस जाल को बोला जाता है माइसीलियम। तो ये फंगस के माइसीलियम है जो हम हरे कलर से बनाए हैं, फंगस के जाल हैं, और ब्लू कलर के जो डॉट्स बनाए हैं ये एरोबिक बैक्टीरिया हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो फंगल फिलामेंट्स हैं उनके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आकर के कंसंट्रेट हो जाते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं फ्लॉक्स। तो ये जो एक कंडीशन बनती है जहाँ पे फंगल हाइफी के अंदर, फंगल माइसीलियम के अंदर बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया आकर बैठ जाते हैं, तो इस फंगल हाइफी प्लस बैक्टीरिया की जो कंपोजिट स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फ्लॉक्स। इस पूरे एरिएशन टैंक में लगातार फ्लॉक्स का नंबर इंक्रीज होता है, लगातार फ्लॉक्स, बैक्टीरिया और फंजाई अपना नंबर इंक्रीज करते रहते हैं। जब बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेगा, एरोबिक फंजाई ग्रो करेगा, तो ये एरोबिक कंडीशन में जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको फीड करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, और CO2 की फॉर्म में उसको रिमूव करते रहते हैं। तो ये जो एरिएशन टैंक है इसके अंदर लगातार हमें BOD चेक करना होता है, इसके अंदर लगातार BOD चेक करना होता है, क्योंकि जैसे जैसे एरिएशन टैंक में बैक्टीरिया ग्रो करेगा, फंजाई ग्रो करेगा, BOD नीचे आता जाएगा। वो ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट कर रहे हैं, बैक्टीरिया ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट कर रहा है, फंजाई ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट कर रहा है, और ऑर्गेनिक वेस्ट के डाइजेशन की वजह से जो BOD है वो भी लगातार कम होता जाता है। अब एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद में हमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट कंप्लीट मानना पड़ेगा। वो पॉइंट कब माना जाता है? जैसे ही BOD एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में कम हो चुका है, वो सिग्निफिकेंट अमाउंट 80 to 90% होता है। जो भी BOD था, जब वो 80 to 90% रिड्यूस्ड हो चुका है, मतलब कि मान लो अगर स्टार्टिंग में जो सीवेज आया था यहाँ पे BOD 100% था, तो अभी BOD की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? उसका 80 से लेके 90% वैल्यू, इतना कम जब हो जाता है तो हम मानते हैं कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, ये जो एरिएशन टैंक है इसका वर्क कंप्लीट हो गया। एक बार BOD सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया, फिर उसके बाद में हम सीवेज को एक नए टैंक में डालते हैं। ये वाला जो टैंक है इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर वापस से सेडिमेंटेशन परफॉर्म करना है। भाई सेडिमेंटेशन हमने पहले ही बता दिया। सेडिमेंटेशन का मतलब है ग्रेविटी की मदद से हम पानी को
अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे तो जो भी ग्रेविटी की मदद से नीचे की तरफ जो मटेरियल है वो नीचे जा करके सेटल होता जाएगा। तो नीचे जो मटेरियल सेटल हो जाता है उसको बोलते हैं स्लज, और जो ऊपर मटेरियल वाटर बच जाता है, पानी बच जाता है, उसको बोलते हैं इफ्यूलेंट। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में सेडिमेंटेशन होने दिया जाता है। अब की बार जो सेडिमेंटेशन होगा उसकी वजह से हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट जो यहाँ नीचे सेटल हो गया है इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्लज, ये जो नीचे सेटल हो गया है इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्लज। और एक कंपोनेंट जो नीचे सेटल नहीं हुआ है पानी के रूप में ऊपर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी इफ्यूलेंट। सेकेंडरी इफ्यूलेंट। अब इसको कंपेयर करते हैं। जो हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक था यहाँ पे भी सेडिमेंटेशन चल रहा था, जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है यहाँ पर भी सेडिमेंटेशन चल रहा है। यहाँ पर जो स्लज बना था इसको हमने प्राइमरी स्लज बोला था, यहाँ पे सेकेंडरी स्लज, यहाँ पे प्राइमरी इफ्यूलेंट और सेकेंडरी इफ्यूलेंट। सेकेंडरी स्लज की खास बात यह है कि सेकेंडरी स्लज में माइक्रोब्स प्रेजेंट है। ये जो सेकेंडरी स्लज है ये एक्चुअल में और कुछ नहीं है, ये फ्लॉक्स जो एरिएशन टैंक में बने थे वही फ्लॉक्स नीचे जाकर के सेटल हो जाते हैं, और फ्लॉक्स के अंदर में हमें क्या मिलता है, बैक्टीरिया और फंजाई। मतलब सेकेंडरी स्लज के अंदर में हमें माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं, बैक्टीरिया प्लस फंजाई देखने को मिलते हैं, क्योंकि सेकेंडरी स्लज में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं। इसीलिए सेकेंडरी स्लज का एक और नाम होता है एक्टिवेटेड स्लज। जो सेकेंडरी स्लज है इसका एक और नाम दिया जाता है एक्टिवेटेड स्लज। अब इस एक्टिवेटेड स्लज को हमें कैसे डील करना है वो समझना पड़ेगा। सेकेंडरी स्लज का कुछ पोर्शन, अगर हम बात करें सेकेंडरी स्लज का कुछ पोर्शन वापस से पंप कर दिया जाता है एरिएशन टैंक में। सेकेंडरी स्लज का जो कुछ पोर्शन है, एक माइन्यूट पोर्शन, उसको वापस पंप कर दिया जाता है एरिएशन टैंक में। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एरिएशन टैंक में हमें इन्हीं बैक्टीरिया, इन्हीं फंजाई की ज़रूरत है जो सेकेंडरी स्लज में प्रेजेंट है। अगर हमें एरिएशन टैंक में सेम बैक्टीरिया, सेम फंजाई की ज़रूरत है, तो अगर हम डायरेक्टली स्लज को उठा करके थोड़ा सा पोर्शन उसका एरिएशन टैंक में डाल देंगे तो एरिएशन टैंक के अंदर में बैक्टीरियल ग्रोथ और फंजाई ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है ना। इसी कंसेप्ट को बोला जाता है इनोक्यूलम कंसेप्ट। जब हम दही बनाते हैं तो दूध के अंदर पहले से बना हुआ दही थोड़ा सा पुट कर दिया जाता है। इससे होगा क्या कि दही के अंदर में पहले से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और दूध को दही बनाते टाइम हमें फिर से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को ग्रो करना है। तो अगर पहले से हमारे पास दही में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होगा तो ईजिली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अपने आप को दूध में मल्टीप्लाई कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा। तो थोड़ा बहुत सेकेंडरी जो स्लज था उसको हमने इनोक्यूलम की फॉर्म में एरिएशन टैंक में डाल दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारा सेकेंडरी स्लज बचा हुआ है। इसको डील करने के लिए एक दूसरा मेथड होता है जिसको बोलते हैं बायोगैस प्लांट, जिसको बोला जाता है बायोगैस प्लांट। हमें बायोगैस प्लांट अलग से एक टॉपिक भी पढ़ना है, लेकिन उसका जो बेसिक है, किस तरह से हम फ्लॉक्स को ट्रीट करने वाले हैं, सेकेंडरी स्लज को ट्रीट करने वाले, वो यहाँ पे बता देते हैं। बायोगैस प्लांट एक्चुअल में एक एनारोबिक कंडीशन का प्लांट होता है। एक कंटेनर होता है जिसमें हम एनारोबिक कंडीशन डेवलप करते हैं। इस एनारोबिक कंडीशन के अंदर हम रॉ मटेरियल की फॉर्म में ऑर्गेनिक मटेरियल, जो रॉ मटेरियल यहाँ पर है जिसके ऊपर बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया वर्क करने वाला है, वो यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें सेकेंडरी स्लज के अंदर में बैक्टीरियल और फंगल फ्लॉक्स हैं, और फ्लॉक्स और कुछ नहीं होते, ऑर्गेनिक मटेरियल ही तो है। लिविंग मटेरियल इज इक्वल टू ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इन स्लज को इसमें डाल दिया जाएगा। अब जैसे ही हम इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल डाल देंगे तो यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे क्या ग्रो करना स्टार्ट करेगा, एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया परफॉर्म करता है फर्मेंटेशन। एनारोबिक बैक्टीरिया फर्मेंटेशन परफॉर्म करता है, और फर्मेंटेशन के दौरान ये कई सारी गैस का रिलीज करते हैं। फर्मेंटेशन के दौरान बैक्टीरिया बहुत सारी गैस रिलीज करता है, और वो जो गैस रिलीज यहाँ पर होगा उसके अंदर में एक मिक्सचर ऑफ गैस मिलता है जिसमें मीथेन गैस, CO2 गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन गैस, ये सारी मेजर गैस होती हैं।
है ना। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट गैस है मीथेन, है ना। तो इस एनारोबिक डाइजेस्टर के अंदर में एनारोबिक कंडीशन में बैक्टीरिया मीथेन की हाई कंसंट्रेशन डेवलप करते हैं, और मीथेन आपको मालूम है एक इनफ्लेमेबल गैस है। मीथेन को जलाया जा सकता है, फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है। तो जब यहाँ पे इस कंटेनर में मीथेन गैस रिच एयर बन जाती है तो इसको हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। इसी फ्यूल को बोलते हैं बायोगैस, है ना, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से बन रही है, इसीलिए इसको बायोगैस बुलाया जाता है। तो ये एक नया अलग कॉन्सेप्ट है, जब हम गोबर गैस प्लांट या बायोगैस प्लांट अलग से भी आगे चल करके पढ़ने वाले। लेकिन यहाँ पे आपको बता दिया कि सेकेंडरी स्लज को हम आगे कैसे ट्रीट करते हैं। सेकेंडरी स्लज के अलावा जो दूसरा कंपोनेंट बचा है दैट इज सेकेंडरी इफ्लुएंट। सेकेंडरी स्लज तो नीचे की तरफ बैठ गया, पर जो सेकेंडरी इफ्लुएंट है, जो बचा हुआ पानी है ऊपर की तरफ, उसको कैसे ट्रीट करेंगे? उसको ट्रीट करने के दो तरीके हैं। या तो इस सेकेंडरी इफ्लुएंट को हम डायरेक्टली रिवर में डाल देंगे, क्योंकि इसका बीओडी तो काफ़ी रिमूव हो ही चुका है, फिजिकल वेस्ट हमने रिमूव कर दिए हैं, बीओडी हमने रिमूव कर दिया है। तो सेकेंडरी इफ्लुएंट को बहुत सेफली रिवर्स में छोड़ा जा सकता है, क्योंकि इस वाटर का, इस सीवेज का पॉल्यूशन पोटेंशियल अब काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है। जो यहाँ पे इसका स्टार्टिंग में पॉल्यूशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद में बहुत कम हो चुका है। लेकिन अगर इस वाटर को हमें ह्यूमन कांटेक्ट में लाना है, अगर ये वाटर सीधा जाकर के ह्यूमन यूज़ में आने वाला है, तो उसके लिए पहले हमें एक और ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है जिसका नाम है टर्शरी ट्रीटमेंट। लेकिन ये टर्शरी ट्रीटमेंट हमेशा नहीं चलाया जाता, ऐसा नहीं है कि हमेशा ज़रूरत है। ये तभी यूज़ किया जाता है जब वाटर को, सीवेज को हमें डायरेक्ट ह्यूमन कांटेक्ट में, ह्यूमन यूज़ में लाना होता है, तो ऐसे वाटर को टर्शरी ट्रीटमेंट किया जाता है। सो ये हमारे पास में पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का डायग्राम है, ये उसके प्रोसेस हमने पढ़ लिए और इस तरह से सीवेज ट्रीटमेंट को परफॉर्म किया जाता है।